सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। विच मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे चेनपिंग का सामना जेंग से हो जाता है और यहाँ दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। इस दौरान चेनपिंग जो कि अपनी स्वॉर्ड एनर्जी का यूज कर रहा था, यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके ऊपर 1000 स्वॉर्ड एनर्जी के जरिए से अटैक करता है तभी जेंग के ऊपर लगाया गया वो सील जो कि सुई जेंग की असली पावर को होल्ड करता है, यहाँ पे वो ब्रेक हो जाती है, जिसके चलते अब जेंग यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करके चेनपिंग के ऊपर भी हमला कर देता है। पर तब यहाँ पे वो वुडन स्वॉर्ड जैसा कि बाओपिंग लेते साथ ही आ जाती है और उसके पीछे एक छोटी सी स्वॉर्ड स्प्लिट भी थी, वो यहाँ पर आते साथ ही जेंग के अटैक को पूरी तरीके से नलिफाई कर देती है। साथ ही यहाँ पर वो जो ग्रीन कलर का जेट था जिसके अंदर से हमारे जो सेंट जीशन है यानी कि मास्टर जी, उनकी सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट बाहर आता है जो कि इसे कम्प्लीटली सप्रेस करते हुए जेंग की सारी अकड़ निकाल देता है। अब यहाँ पे मौका पाते साथ ही जैसे ही चेनपिंग उसका काम तमाम करने वाला था तभी यहाँ पर मास्टर वेशिंग आकर उसके हमले को रोक लेते हैं और बताने लगते हैं कि तुम तो मेरे होने वाले डिसाइपल हो तो तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। तब तक यहाँ पर स्वॉर्ड स्प्लिट भी आ जाती है जिसे देखकर बाओपिंग शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है लिटिल अंकल मास्टर, जरा देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक भूत खड़ा है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं बाओपिंग तो यहाँ पर स्वॉर्ड फेरी को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो चेनपिंग के पास आकर कहने लगती है कि चेनपिंग फाइनली हम दोबारा मिल रहे हैं। अब लेकिन चेनपिंग जैसे ही स्वॉर्ड फेरी को देखता है तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा शौक था और तभी वो बाओपिंग को उनसे इंट्रोड्यूस कराता है और बताने लगता है कि ये असल में श्याओ बाओपिंग है, मास्टर जी की डिसाइपल। यहाँ पे अब बाओपिंग भी थोड़ी हिम्मत करके आगे जाती है और कहने लगती है कि सिस्टर फेरी आप काफी ज्यादा सुंदर है, जिसपे हम देखते हैं कि स्वॉर्ड फेरी इसकी नाक को टच करते हुए कहने लगती है कि लेकिन हाँ, मैं तुमसे ज्यादा प्यारी नहीं हूँ। तभी चेनपिंग से सवाल करने लगता है कि स्वॉर्ड फेरी, आपने तो कहा था कि आप अब इस वर्ल्ड में दोबारा से कभी अपीयर नहीं हो सकती, अगर बाकी के जो सेंट्स हैं इन लोगों ने आपको नोटिस कर लिया तो क्या होगा। जिस पे वो बताने लगती है कि तुम्हारे मास्टर जी ने ना सब कुछ पहले से इंतजाम करके रखा था। अब मास्टर जी का नाम सुनते साथ ही चेनपिंग को याद आने लगता है कि हाँ, उन्होंने मुझ पर काफी सारे एहसान किए हैं। तभी वो यहाँ पर जेंग की तरफ पलटता है, जहाँ पर जेंग को जैसे ही होश आता है तो वो यहाँ पर अपने मास्टर को देख पाता है और वेशिंग को देखते साथ ही वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे आ ही गए, हाँ, वो भी नंगे पैर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जेंग है वो काफी ज्यादा एरोगेंट बनने लगता है, जिस पे उसका मास्टर कहता है कि गलती तुम्हारी है, हाँ, और तुम्हारा मास्टर होने के नाते मुझे तुम्हारे अंदर कुछ सेंसेस को डालना ही पड़ेगा। ये कहकर वो उसकी तरफ काफी कोल्ड निगाहों से देखते हैं, जिस पे जेंग कहने लगता है कि आपको क्या लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ। तभी यहाँ पे जो मास्टर वेशिंग है वो उसके ऊपर एक छोटा सा अटैक करते हैं, जिसके चलते वो काफी पीछे धकेला जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पहले ना तमीज सीखना होगा कि लोगों से बात कैसे की जाती है। जिस पे जेंग कहने लगता है कि आखिर ये कौन सा तरीका है किसी को कुछ सिखाने का। जिस पे उसका मास्टर कहने लगता है कि अभी तो मैं बस शुरू हुआ और तभी वो एक और अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है, जिससे कि जेंग यहाँ पर अपनी शील्ड बना के रोकने की कोशिश करने लगता है और तभी वो यहाँ पर अपने मास्टर को छेड़ते हुए कहने लगता है कि मास्टर, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस डिसाइपल जी को आप इतना ज्यादा मानते थे वो तो दुनिया में रहा ही नहीं, जिससे आपको इतनी ज्यादा उम्मीद थी वो तो सब कुछ छोड़ के चला गया। और वो माजान, हाँ, वो बेवकूफ, जब उससे मुझ पे ट्रस्ट किया है तो वो उसे उसी पर डिसअपीयर हो जाना चाहिए था, लेकिन जरा मेरी हालत देखो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेंट वेशिंग है वो उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर डालने लगता है। अभी यहाँ पे जेंग कहने लगता है कि आज मेरी जो भी कंडीशन है ना ये बस तुम्हारी वजह से हुआ है। तो सुनते साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट वेशिंग भी उसके ऊपर से अपना प्रेशर हटा लेते हैं और तभी जेंग यहाँ पर अधमरी हालत में कहने लगता है कि वो जो कि खुद को ह्यूमन नेचर गॉड कहता है, जो कि रैंक 3 के होली टेम्पल के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो भी मुझे मानता है, लेकिन तुम तो चौथे नंबर पे आते हो ना, लेकिन तुम फिर भी ह्यूमन नेचर को इविल कहते हो, आखिर क्यों। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने ही मास्टर से काफी सारे सवाल जवाब करता है, जिसके चलते मास्टर वेशिंग पकड़ते हैं उसे और उसे अपने बाइंडिंग स्पेल के जरिए से पूरी तरीके से बाइंड कर देते हैं और फिर वो उसके पास आकर कहने लगते हैं कि तुम्हारा हो गया सुनाना, अब मेरी बारी। ये कहते हुए अब वो उसे डांटना शुरू कर देता है और जहाँ जहाँ से वो चलता है वो अपने 3 टीचिंग्स को उसे बताना शुरू कर देता है, जहाँ वो बताता है कि हाँ, मैंने लॉस को एक्सेप्ट किया और यहाँ से मैं दूर जाकर सीधा होली फॉरेस्ट में जाकर मैंने वहाँ पनाह ली और तब तक रहा जब तक तुम 2 भाई आपस में ही एक दूसरे से लड़ने ना लगे। जिसके बाद बारी आई शाओजी की, जिसने की हेवनली दाव को डिफाइट किया। अब इसी के साथ हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
मास्टर जी हेवनली दाओ के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे और वेशंग बताता है कि जब मैंने वो नजारा देखा तो मैंने अपनी कसम तोड़ी और मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को ही अबैंडन कर दिया और एक स्पिरिट के रूप में इस पूरे वर्ल्ड को मैं एक्सप्लोर करता रहा। लेकिन एट द एंड मुझे यही एहसास हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी। अब यहाँ पे इसकी सारी बात सुनकर ज़ेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि आपने बस की जिंगचुंग के लिए अपनी सारी की सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर दिया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद आप उसे घास तक नहीं डालते, लेकिन वो था इसलिए आपने अपनी सारी की सारी डिवाइन पावर्स को भी गिव अप कर दिया। जिस पर वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, मुझे एक सवाल का बस जवाब दो, आखिर की जिंगचुंग यानी कि मास्टर जी को आखिर किसने चेस खेलना सिखाया? जिसमें वो भड़कते हुए कहता है कि जाहिर है मैंने सिखाया है। जिसपे वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि लोगों के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। भले ही तुम किसी से आर्ग्यूमेंट करो या फिर किसी से बहुत ही अच्छी वे में तुम बहस भी क्यों ना करो, लेकिन अपने दिमाग को कैसे शांत रखा जाए ये सारी चीजें चेस के जरिए से तुमने उसे सिखाया। अब यहाँ पे ज़ेंग कहने लगता है कि क्या मैं इतना माहिर हूँ? मैंने सच में ये सब सिखाया? पर कैसे? क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है की जिंगचुंग तो शतरंज का बहुत ही बेकार खिलाड़ी है। उसे तो कभी ठीक से खेलना आया ही नहीं। उसने मेरे साथ 4 से 5 बार ही खेला होगा और जिसमें भी वो हारा गया, लेकिन उसके बाद से फिर उसने खेलना बंद कर दिया। अब तभी यहाँ पर वेशंग कहने लगता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें खेलना किसने सिखाया? जिस पे वो जवाब नहीं देता और मास्टर वेशंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने सिखाया, लेकिन तुम्हें शायद ये बात पता नहीं है, लेकिन जब तुमने उसे चेस खेलना सिखाया ना तो वो सीक्रेटली मेरे साथ भी खेला करता था और उसने मुझे हराया भी। और उसने मुझे ये भी बताया कि तुम्हें चेस खेलना कितना ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हें बस जीतने से मतलब है और वो तुम्हें कभी भी निराश नहीं करना चाहता था, ना ही तुम्हें ऐसे उदास देखना चाहता था, इसीलिए उसने तुम्हारे साथ खेलना बंद कर दिया। वो हमेशा तुम्हें एज अ सीनियर ब्रदर के तौर पर तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया और जिसके चलते उसने डाली के अंदर जो क्लिफ एकेडमी है उसने उसे ढूंढा, उसे आगे बढ़ाया ताकि आगे चलकर वो तुम्हारी मदद कर पाए। लेकिन मासान के बिट्रेयल ने शाओकी को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया और फिर तुम्हारे प्लान ने। अब यहाँ पर वो तभी ज़ेंग को आजाद कर देता है। वो कहने लगता है कि मासान जैसे लोग ना वो किसी के भी आसानी से प्यादे बन सकते हैं और ऐसे लोग मरना ही डिजर्व करते हैं। लेकिन ये बताओ आखिर आपने मासान को क्या दिया? जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेंट वेइशांग है वो अपनी पावर को अनलीश करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हेवन एंड अर्थ एक जेंटलमैन को पैदा करते हैं और फिर वो जेंटलमैन ही आगे चल के हेवंस के वे को फॉलो करता है। ये कहते हुए वो अपनी डिवाइन पावर को अनलीश करने लगता है, जिसपे यहाँ पे जो स्वॉर्ड्स फेरी थी वो कहने लगती है कि तुम दोनों की बातचीत खत्म हो गई हो तो फिर मैं कुछ बोलूं, हमारी फाइट का क्या हुआ? जिसपे वो बताने लगता है कि अब जो फाइट होगी ना वो मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे फाइट करूंगा, मेरा मतलब था चेनपिंग से। अब तभी यहाँ पे स्वॉर्ड फेरी चेनपिंग से कहने लगती है कि असल में हम लोग इस ओल्ड मैन से फाइट करने वाले थे। जिस पर चेनपिंग कहता है तो क्या हुआ, अब हम फाइट नहीं करेंगे? जिसपे वो कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल हम फाइट जरूर करेंगे। अब तभी यहाँ पर वो अपने उसी अम्ब्रेला को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड कर देती है, जहाँ पर वो लीफ अम्ब्रेला पूरी तरीके से एक्सपेंड होते साथ ही यहाँ पर अपनी ऑरा को रिलीज करता है और यहाँ स्वॉर्ड फेरी कहने लगती है कि तुम्हें मास्टर जी की खातिर इससे बैटल करना ही होगा, जिस पर चेनपिंग भी मान जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट वेइशांग जो है वो अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालते हैं और सीधा उसे जैसे ही वो खोलते हैं तो यहाँ पर सभी के आसपास वो स्क्रोल उन्हें लपेटना शुरू कर देती है और अगले ही पल बाओपिंग और ज़ेंग को छोड़कर सभी लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे बाओपिंग डरते हुए कहने लगती है कि आखिर मेरे जूनियर मास्टर अंकल कहाँ चले गए और उस बंदे के साथ, अगर तुमने मुझे नहीं बताना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। जिस पे वो कहने लगता है कि अच्छा तो फिर देखते हैं तुम मुझे कैसे मारती हो। अब यहाँ पर वो एक पत्थर उठाती है, सीधा उसके सिर पे दे मारती है, जिसके चलते ज़ेंग यहाँ पे दर्द के मारे चिल्ला उठता है और कहने लगता है कि आखिर सभी लोग मुझे बुली क्यों करते हैं, ये कितनी ज्यादा गलत बात है। तभी यहाँ पर बाओपिंग उस पेंटिंग को टच करते हुए कहने लगती है कि लिटिल जूनियर मास्टर अंकल क्या आप उसी पेंटिंग वाले वर्ल्ड में चले गए? और तभी हम चेनपिंग को देखते हैं जहाँ पर वो उसी पेंटिंग वाले वर्ल्ड के अंदर आ चुका था, जहाँ पे चेनपिंग से वो स्वॉर्ड फेरी कहने लगती है कि चिंता मत करो, यहाँ पर अगर हम कुछ भी करते हैं तो रियलिटी में इसका कोई भी असर नहीं होगा और वैसे भी ये जो लैंडस्केप वाली पेंटिंग है इसके अंदर सेंट वेइशांग की कॉन्शियसनेस भी मौजूद है। अब तभी ये लोग एक व्हेल के ऊपर सवार होकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये लोग फाइट करेंगे, जहाँ पर सेंट वेइशांग आते साथ ही कहने लगता है कि क्या तुम जानते हो कि आखिर हम इस बैटल को क्यों लड़ रहे हैं? जिस पर चेनपिंग ना में जवाब देता है तो यहाँ पे वो बताने लगते हैं कि असल में तुम्हें मास्टर जी यानी कि जिसे हम की जिंगचुंग कहते हैं उसने तुम्हें वो अपना जेड हेयर पिन दिया था, जो कि एक निशानी है एक टीचर के लिए ताकि वो उसे एज अ डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट करे, यानी कि जिसका मतलब मुझे तुम्हें मेरा को डिसाइपल बनाना पड़ेगा। इसी के चलते जो मेरे सामने सीनियर खड़ी है और मैं, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है हम पहले तुम्हारा टेस्ट लेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। तभी यहाँ पे स्वॉर्ड फेरी आकर जो कंफ्यूजन फाउंडेशन है उसके बारे में बात करने लगती है और कहने लगती है कि आखिर इन सब का क्या फायदा है, क्योंकि जो रास्ता आप उसे सिखाने वाले हो वो कभी भी क्लियर नहीं रहा। जिसमें वो बताने लगता है कि हाँ आपकी बात सही है कि जो कंफ्यूजन स्टेट है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भरा है, लेकिन इसका जो फाउंडेशन है ना ये अभी भी प्योर है, तो आप सिर्फ एक वर्ड में इसे नकार नहीं सकते, ना ही इसकी ताकत को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वॉर्ड फेरी आगे कहने लगती है कि मुझे घुमा के बात करने की आदत नहीं है, बेहतर यही होगा कि चुपचाप तुम अपने मुद्दे पे आओ। सेंट वेइशांग हंसने लगता है और कहने लगता है कि आपको क्या लगता है कि मैं आपसे फाइट करने से डरता हूँ या मैं आपसे फाइट नहीं
नहीं कर सकता। अब जबकि हम मेरे इस पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, मैं दिखाता हूँ कि आखिर मुझ में कितना दम है और मैं आपको हार मानने पे मजबूर कर दूंगा। ये कहते हुए वो जमीन पे अपना पैर पटकता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज सी चीज बाहर आने लगती है। वो कहने लगता है कि तुम जैसे स्वॉर्ड कल्टीवेटर जो होते हैं ना, वो हमेशा बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम अपने स्वॉर्ड के जरिए माउंटेन्स को भी बीच से स्प्लिट कर सकते हैं, उसे 2 हिस्सों में काट के रख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं इसी बात को आज चुनौती के तौर पर पेश कर रहा हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा माउंटेन आ जाता है और यहाँ पे चेनपिंग से कहा जाता है कि ये जो माउंटेन है यही तुम्हारा टेस्ट होगा। हालांकि ये रियल नहीं है, लेकिन ये रियलिटी से भी कम नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तक जितने भी 5 माउंटेन्स को तुमने देखा है सेंट्रल रीजन के अंदर, वो सभी इसके आगे भी फीके पड़ जाए। और अब मैं तुम दोनों को एक साथ फाइट करने का मौका भी देता हूँ। अब तभी हम देखते हैं कि इतने बड़े माउंटेन को देखकर स्वॉर्ड फेरी कहने लगते हैं कि आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा अनफेयर होगा? जिसपे वो कहने लगता है कि अच्छा, अगर तुम दोनों को ये लगता है ना कि तुम दोनों इससे काट नहीं सकते, मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट नहीं, तो चुपचाप हार भी मान सकते हो। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वॉर्ड फेरी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगती है और कहती है कि ठीक है, फिर सबसे पहले स्ट्राइक मैं करूंगी। ये कहते हुए वो काउंटर स्वॉर्ड से स्ट्राइक करती है, जिसपे यहाँ पे वो ओल्ड मैन यानी कि सेंट वेइशेंग हंसता और कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे चीटिंग नहीं चलेगी। कहते हुए वो यहाँ पर एक वाटर बैरियर को बना देता है जो कि सारे स्वॉर्ड स्ट्राइक्स को काफी दूर छिटक देता है और तभी यहाँ पे वो दूसरा अटैक करती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े से स्टोन बैरियर के जरिए से उसके उस वाइन अटैक को भी ये पूरी तरीके से रोक देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे स्वॉर्ड फेरी बताने लगती है कि मैं बस तुम्हें सिखा रही हूँ कि तुम्हें स्वॉर्ड स्ट्राइक कैसे करनी है, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि तुम कौन हो। जिस पे वो उसके सिर पे हाथ रखती है और चेनपिंग कहने लगता है कि हाँ, मैं चेनपिंग हूँ। जिस पे वो स्माइल करती है और कहती है कि नहीं, तुम चेनपिंग के अलावा मेरे मास्टर भी हो। अब यहाँ पे सेंट वेइशेंग ब्रोकन माउंटेन के माउंटेन गॉड को भी यहाँ पे समन कर लेते हैं, जिसे देखते साथ ही चेनपिंग भी उसे पहचान जाता है। और तभी यहाँ पे स्वॉर्ड फेरी कहने लगती है कि चेनपिंग, अगर कोई माउंटेन गॉड तुम्हारे रास्ते को रोके तो तुम क्या करोगे? जिस पे वो कहने लगता है कि मैं उसका चढ़ाई करूंगा। जिस पे वो कहती है कि अगर तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड हो फिर? तो चेनपिंग कहने लगता है कि फिर तो मैं उसे बीच से काट दूंगा और सीधा आगे बढ़ूंगा। जिस पे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है और अब मैं अपने पुराने फॉर्म में वापस आ रही हूँ और तुम्हें फुल स्ट्रेंथ के साथ उस स्ट्राइक को अंजाम देना है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड फॉर्म में आ जाती है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल का हो रहा था और उसकी जो ऑरा थी वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। यहाँ चेनपिंग जैसे तैसे जाकर जैसे ही उस स्वॉर्ड को होल्ड करता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी टेरिफाइंग ऑरा और ज्यादा बढ़ जाती है, जो देखकर यहाँ पे सेंट वेइशेंग भी कहने लगते हैं कि इतने सालों बाद भी इस स्वॉर्ड का पोटेंशियल बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और इसके पोटेंशियल को देखकर इस बात में कोई शक नहीं कि क्यों इसे 10,000 स्वॉर्ड का मास्टर कहा जाता है। तभी यहाँ पे चेनपिंग, जो कि इसे बहुत ही टाइटली होल्ड किया था, उसे देखकर मास्टर वेइशेंग बताने लगते हैं कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी 10th स्टेज के कल्टीवेशन के जरिए से आखिर तुम कैसे इस माउंटेन को 2 हिस्सों में स्प्लिट करते हो। अब स्वॉर्ड स्प्लिट बताने लगते हैं कि जो सेंट वेइशेंग है ना, वो टेम्परेरी तुम्हें 10th स्टेज की कल्टीवेशन प्रोवाइड कराएंगे और 10th स्टेज का जो की रिफाइनर होता है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल उतनी ही कल्टीवेशन पावर आ जाएगी। यहाँ पे चेनपिंग को भी लग रहा था कि इसकी कल्टीवेशन बढ़ रही है और तभी वो बताने लगती है कि हालांकि ये एक इल्यूजन है, लेकिन ये एक ऐसा इल्यूजन है जो कि हकीकत को भी मात दे सकता है। चेनपिंग जैसे कोई सवाल करने वाला था, तभी वो कहने लगती है कि बिल्कुल भी बात मत करो, क्योंकि तुम बहुत ही जल्द गोल्डन कोर स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने वाले हो और बहुत ही जल्द नैनसेंग सोल्ड स्टेज, जिसे कि 10वां स्टेज ऑफ की रिफाइनिंग कहा जाता है, वहाँ पे तुम ब्रेक थ्रू करोगे। जिसके बाद वो उसे बताने लगती है कि अगर तुम्हें स्वॉर्ड के इंटेंट को पूरी तरीके से विल्ड करना है तो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर एटलीस्ट 10वें स्टेज पे होनी ही चाहिए, वरना एक तलवार को उठाने के लिए तुम्हें कभी भी कल्टीवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, इसके इंटेंट के लिए जरूरत पड़ती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चेनपिंग अपनी पूरी जी जान लगाकर उस तलवार को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये काफी ज्यादा हैवी उससे फील हो रही थी। असल में इसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है इस वक्त, इसीलिए। तभी यहाँ पे स्वॉर्ड फेरी से बताने लगती है कि चेनपिंग, तुम्हें हमेशा यही सोचना है कि अगर कोई पानी का एक कुआं है तो तुम समुद्र हो उनके सामने। लोग तुमसे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तुम भी किसी से कम नहीं। तुम्हें हमेशा खुद को ऐसा ही समझना है। इसी के साथ वो यहाँ पर उसे गाइड करने लगती है और कहने लगती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी सारी बात समझ गए होगे, है ना मास्टर? जिस पे वो कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया, पर आखिर मैं इसे यूज कैसे करूँ? जिस में स्वॉर्ड फेरी उसके पीछे जाती है और कहने लगती है कि मास्टर, तुम्हें हमेशा यही सोचना है कि तुम्हारे सामने अगर डीमन गॉड्स और फेरीज कोई भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े पहाड़ ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में एक ऐसी तलवार है जो कि इन सभी को स्ले कर सकती है और जो कि है इकलौती मैं। अब यहाँ पे चेनपिंग एक फ्लाइंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने वाला था, जिसे देखते साथ ही वेइशेंग हंसने लगता है, कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर इस लड़की के इस पिद्दी सी कल्टीवेशन के साथ ये कैसे इस माउंटेन को 2 हिस्सों में काटता है। लेकिन अगर मैं उस बच्चे जोयू की बात करना तो वो तुमसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अब तभी चेनपिंग की तरफ वो अपने एक एंशिएंट टेक्स्ट को आगे बढ़ा देता है और कहने लगता है कि चेनपिंग, चलो देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप जो स्किल्स है, आखिर तुमने उसे कितना सीखा। मुझे जानना है कि आखिर तुम्हारा फाउंडेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब तभी वो टेक्स्ट उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ता है। अब तभी हम देखते हैं कि
जैसे वो सारे टेक्स्ट उसके आसपास स्पिन करने लगते हैं, अचानक से ये सभी बहुत ही ज्यादा दूर भाग जाते हैं, जिसके चलते स्वॉर्ड फेरी को भी गुस्सा आता है। तो यहाँ पर जो सेंट वेइशेंग है वो कहने लगता है कि माफ कर, ये एंशिएंट टेक्स्ट ना ये बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, ये मेरी बात ही नहीं सुनते। जिस पर चेन पिंग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो जो एंशिएंट टेक्स्ट है वो भी मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हैं, और जब मैं मेरी फर्स्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था ना तो मेरे अंदर भी ऐसे ही डाउट्स थे, लेकिन फिर मैंने अपने सारे डाउट्स को दूर किया। मुझे यकीन हो गया कि मेरे जो पंचेस होंगे वो काफी ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल होंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब चेन पिंग की आंखों में मास्टर जी जैसी ऑरा को देखकर यहाँ पर वो ओल्ड मैन यानी कि जो वेइशेंग है वो भी कहने लगता है कि तुम बिल्कुल उसकी तरह साउंड कर रहे हो, और तुम्हारे हाथ में जो स्वॉर्ड है ना, कहा ऐसा चाहता है कि इसे काफी सालों तक शार्पन किया गया है, और चलो देर मत करो, जल्द से जल्द अटैक करो। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चेन पिंग सारी स्वॉर्ड एनर्जी को गैदर करना शुरू कर देता है, जो देखकर माउंटेन गॉड जो कि डिफेंस में खड़ा था वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। और तभी चेन पिंग कहने लगता है कि यहाँ बस एक स्वॉर्ड एग्जिस्ट करती है जो कि मेरे अंदर है, और बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा वो रिलीज करते हुए सीधा दौड़ते हुए जाता है हवा में जमकर। और पीछे सेम स्वॉर्ड स्प्लिट को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने ब्लेड को लेकर बिल्कुल आगे की ओर हमला करती है, लेकिन जब चेन पिंग को वो देखती है उसके पोटेंशियल को, अब वो उसे लीड करना छोड़ के बल्कि उसके लीडिंग को फॉलो करना शुरू कर देती है। और यहाँ वो कहने लगती है कि फाइनली 10,000 सालों का इंतजार पूरा हुआ। इसी के साथ चेन पिंग जो कि आगे बढ़ रहा था, माउंटेन गॉड का जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा था उसके चलते उसके फेस पर एक बहुत बड़ा सा कट लग जाता है, उसके कपड़े भी फटने लगते हैं, चारों ओर खून निकलने लगता है, लेकिन चेन पिंग फुल किलिंग इंटेंट के साथ चला के अपनी स्वॉर्ड मारता है, और यह इतना कमाल का स्लैश अटैक वो करता है जिससे कि देखकर ही पता चल रहा था कि 10,000 साल की जो धार उस तलवार को दी गई है वो उस एक अटैक में नजर आ रही थी, और तेजी से जाकर वो सीधा उस माउंटेन से टकराती है। यहाँ बाहर बाओपिंग भी उस पेंटिंग में क्रैक देखने लगती है। लिटरली ये स्वॉर्ड अटैक इतना ज्यादा इम्पैक्ट वाला था, ये जो पेंटिंग थी इसमें भी क्रैक पड़ चुका था। अब इसका इम्पैक्ट सीधा बढ़ते हुए माउंटेन गॉड की तरफ बढ़ता है। माउंटेन गॉड भी इसे रोक लेता है और कहने लगता है कि आखिर वो कौन है जो कि मेरे ब्रोकन माउंटेन को चैलेंज कर रहा है। लिटरली बाहर की दुनिया तक में भी उसका स्लैश अटैक का इम्पैक्ट देखा जा सकता था। अब तभी चेन पिंग यहाँ अनकॉन्शियस होकर जमीन पे गिर पड़ता है, और हमें उसके बचपन का सीन जैसे दिखाया जाता है जहाँ पे चेन पिंग अपनी मदर से कहने लगता है कि पता है मैं एक फेरी सिस्टर से मिला जो कि दिखने में बिल्कुल आपकी जैसी है। अब यहाँ पे चेन पिंग के माइंड स्पेस के अंदर हम स्वॉर्ड फेरी को भी देखते हैं जहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि आगे चलकर तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, मुझे पता है। अब स्वॉर्ड फेरी चेन पिंग को गाइड करते हुए उसे काफी ऊंचाइयों तक ले जाती है और बताने लगती है कि क्या तुम जानना चाहते हो वाकई में कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है। सारी वो यहाँ पर चेन पिंग से सारे सवाल करती है, और चेन पिंग उसे अब तक की सारी जर्नी बता देता है कि कैसे वही घोस्ट लेडी यानी कि मैडम चू अपने लवर के चलते सारे के सारे स्कॉलर्स को हंट करती है। अब तभी प्रेजेंट टाइम में स्वॉर्ड फेरी चेन पिंग के सिर पे हाथ फेर रही थी जो कि अनकॉन्शियस होकर यहाँ पे पड़ा था, और यहाँ पे जो सेंट वेइशेंग है वो चेन पिंग की तारीफ करते हैं और फिर कहने लगते हैं कि वैसे ये कुछ उतना खास भी नहीं है करना। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो माउंटेन गॉड आ जाता है और कहने लगता है कि ये पहली बार है 6000 सालों में जब किसी ने एक तलवार उठाई है, वो भी मेरे ब्रोकन माउंटेन के अगेंस्ट। अब तभी सेंट वेइशेंग कहने लगते हैं कि पर इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है, ये तो बस एक इल्यूजन है ना। जिसपे वो कहने लगता है कि आखिर आप क्या बात कर रहे हो। हाँ, उस स्लैश अटैक ने हमारा जो प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन था माउंटेन के ऊपर लगाया गया उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और यहाँ आप ये कह रहे हो कि आखिर हुआ क्या है। पूरा का पूरा जो सेंट्रल रीजन है वो उस स्लैश अटैक के चलते गूंज उठा है। अब तो मुझे ये लगता है कि तुम सारे सेंट ना आपस में मिले हुए हो। अब तभी यहाँ पे जैसे ही जो ओल्ड मैन की बात सुनता है ना, वो जैसे पीछे मुड़ता है तो अचानक से उस माउंटेन में क्रैक्स आने लगते हैं और वो समझ आता है कि चेन पिंग का वो स्वॉर्ड स्ट्राइक कितना ज्यादा कमाल का था। तभी वह यहाँ पर माउंटेन गॉड को समझाने की कोशिश करता है और कहने लगता है कि यार अगर तुम आज एक माउंटेन गॉड हो ना तो उसमें मेरी भी थोड़ी मेहनत लगी है, थोड़ा ख्याल करो। मैंने 3 दिन और 3 रातें तुम्हारे लिए सेज से कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट की है। अब तभी यहाँ पे माउंटेन गॉड की नजर जाती है स्वॉर्ड फेरी के ऊपर, लेकिन तभी यहाँ पर जो वेइशेंग है वो कहने लगता है कि उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, लेकिन हाँ तुम उस लड़के को देख सकते हो, वो असल में मेरा नया डिसाइपल है और तुम जिस मास्टर जी को इतना ज्यादा मानते हो ये उसी के द्वारा चुना गया है, तो तुम्हें थोड़ा समझना होगा। वैसे भी मैं जानता हूँ कि हमारे बीच जो रिलेशनशिप है उसके चलते तुम हमारी इससे छोटी सी गलती को जाने दोगे। हाँ, अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ से माउंटेन गार्ड समझ जाता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर रहा ना तो ऐसे ये मुझसे एक एक करके काम निकलवाता रहेगा, तो वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ जो वेइशेंग है वो तो उसका पैर पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि अरे अरे ऐसे कैसे जा सकते हो, मुझे अभी भी तुमसे काफी सारी चीजें करवानी है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो माउंटेन गॉड है वो उसकी बात नहीं सुनता, यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे चेन पिंग को होश आता है और जैसे ही वो यहाँ खुद को उसकी गोद में पाता है स्वॉर्ड फेरी के, तो वो इमीडिएटली वहाँ से उठ के खड़ा हो जाता है। अब तभी हम देखते हैं कि सेंट वेइशेंग भी आ जाता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैंने कुछ भी नहीं देखा। यहाँ पर स्वॉर्ड फेरी कहने लगती है कि अब मेरे मास्टर के खातिर बाकी के जो 2 स्वॉर्ड स्ट्राइक हैं वो थोड़ी देर के लिए हम डिले कर सकते हैं, है ना। जिस पर सेंट वेइशेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैंने इसके पोटेंशियल को देख लिया है। अब तभी यहाँ पर जो स्वॉर्ड फेरी है वो चेन पिंग की तरफ देख के स्माइल करती है और उसे स्माइल करता हुआ देखकर वो ओल्ड मैन जो कि इस गेट को ओपन करने जा रहा था वो कहने लगता है कि अगर इसे पुराने जमाने के लोग जो कि इसके दुश्मन रहे हैं वो इसे ऐसे मुस्कुराता हुआ देख लेना तो उनकी आंखें बाहर निकल आए। चेन पिंग यहाँ
पे उदास था क्योंकि माउंटेन पूरी तरीके से टूटा नहीं था। तो वो स्वॉर्ड फेरी से कहने लगता है कि मेरे अंदर दम नहीं, इसी के चलते मैं इस माउंटेन को तोड़ नहीं पाया। जिस पे वो उसके सिर पे मारती है और कहने लगती है कि बुद्धू कहीं के तुम्हारा ही जो स्वॉर्ड स्ट्राइक थी ना, वो इस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर कुछ भी ना कर पाई हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट बाहरी वर्ल्ड पे भी हुआ है, जिसका मतलब ये है कि तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है। जिस पे चेनपिंग कहने लगता है कि फिर तो सभी को पता चल गया होगा ना आपके बारे में। जिस पे वो कहने लगती है कि चिंता मत करो, ये जो बुढ़ा है ना ये सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन अब ये जो लीफ अम्ब्रेला है इसके जरिए से मैं ज्यादा देर तक खुद की औरों को हाइड नहीं कर सकती। मतलब कि मुझे फिलहाल के लिए यहाँ से जाना होगा और आने वाले 60 साल के अंदर मैं तुम्हारे लिए इस स्वॉर्ड को और ज्यादा शार्प कर दूंगी। जिसके बाद वो कहने लगती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिर मैंने तुम्हारी जो लॉन्गेविटी ब्रिज है उसे क्यों रिपेयर नहीं किया ताकि तुम कल्टीवेशन और अच्छे से कर पाओ। जिस पे वो कहने लगता है कि मुझे मेरे मास्टर ने कहा था कि जो चीज तुम्हारी है तुम्हें उस पर डिपेंड रहना चाहिए, उसे थामे रखना चाहिए, और जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिस पे वो कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, लगता है कि तुम समझ गए हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी मदद से उस तलवार को उठाओ, बल्कि तुम अपने दम पर उस तलवार को उठाओ, और उम्मीद करती हूँ कि आगे तुम ऐसी मेहनत करते रहोगे। जिसके बाद वो चेनपिंग से हाई फाई करते हुए कहने लगती है कि फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ और अब 60 सालों के बाद ही तुमसे मेरी दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन हाँ इस बार मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि जब मैं दोबारा मिलूं तो तुम्हारे बाल सफेद नहीं होंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए वो गेट अपीयर हो जाता है और यहाँ पे चेनपिंग आगे बढ़ने लगता है और यहाँ पे वेइशेंग कहने लगता है कि तुम्हारे मास्टर को तुम्हारा चुना गया ये बंदा मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और अब ये मेरे क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए एक नया डिसाइपल बनने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि चेनपिंग सीधा उस डोर की तरफ आगे बढ़ जाता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन गाइस थ्रोन ऑफ स्टील का स्पेशल 1 आवर का एपिसोड बहुत ही जल्द चैनल पे अपलोड होने वाला है और जिसमें तुम्हें काफी ज्यादा एक्शन और फाइट देखने को मिलने वाली है। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।